नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जो बयानों का सिलसिला लगातार जारी है और लुका छिपी का खेल चल रहा है। दो तीन बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं जिस पर आप भी गौर करेंगे और प्लीज आप वीडियो पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा जिससे कि हमारी बातें आप तक अच्छे तरीके से पहुंच सके। कई बार होता है ऐसा है कि हम आधा अधूरी बातें सुनते हैं और उसके आधार पे एक अलग धारणा बना लेते हैं, इसीलिए मेरा आग्रह है कि पूरी बातें सुनिए तो फिर आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, विगत दिनों जो AIMIM की एक पहचान थी, उस पहचान में कहीं ना कहीं एक परिवर्तन आया है और उसी परिवर्तन के कारण मैं कह रहा हूं कि ओवैसी बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं इस बार एक बाजीगर की भूमिका में दिख सकते हैं आपको। मैं क्यों कह रहा हूं, उसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज से अगर 2 महीना पहले तक, मतलब ये जो पहलगाम का हमला और ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक, अगर आपका सवाल होता कि असदुद्दीन ओवैसी मतलब कौन, AIM मतलब क्या, तो जवाब केवल एक था कि ओवैसी मतलब मुसलमानों की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी मतलब कट्टर मुसलमानों की पार्टी जो कि केवल हिंदुओं के खिलाफ आग उगला करता है। असदुद्दीन ओवैसी को अकबरुद्दीन ओवैसी से जोड़कर समाज के लोग देखते हैं, लेकिन जिस प्रकार की भूमिका असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भूमिका निभाई है, उस भूमिका के कारण कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की छवि में परिवर्तन हुआ है। अब उस परिवर्तन का लाभ, आप कहेंगे कि बाजीगर कैसे हैं, तो उस परिवर्तन का लाभ लेने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ और प्रयास किए हैं बिहार में। एक तो सबसे पहला प्रयास आपको याद होगा कि जस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ओवैसी का बिहार आना हुआ तो ओवैसी की पार्टी ने एक उम्मीदवार की घोषणा की। पहला उम्मीदवार था ढाका विधानसभा सीट से, आप याद कीजिए, जहां पर कि एक हिंदू उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया गया। एक मतलब यह होता है कि जो छवि अपनी बदली है ओवैसी ने, उस छवि के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया। एक दूसरा मैं बता रहा हूं आपको कि असदुद्दीन ओवैसी ने जब पहले तो RJD से मिन्नतें की कि भाई आप BJP को हराने के लिए अपने गठबंधन में हमें शामिल कीजिए। 3 प्रयास हुआ अख्तरुल ईमान के द्वारा, तीनों प्रयास नकार दिया गया। यहां तक कि जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है मनोज झा, उन्होंने खुलेआम कहा कि ओवैसी साहब एक एहसान कर दें कि वो बिहार में अगर BJP को जीतते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो चुनाव ही नहीं लड़े। तो इसका जवाब भी आया ओवैसी की तरफ से आज ही कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी तो चाहती है कि बिहार में कोई चुनाव नहीं लड़े, ना पप्पू यादव लड़े, ना कन्हैया कुमार लड़े। मतलब जो भी तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है, उनकी वो सभी व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए, उसका भी जवाब ओवैसी की पार्टी के जो प्रवक्ता है आदिल हसन, उन्होंने दिया कि तेजस्वी यादव को लगातार यह भय रहता है कि कोई भी मुसलमान और यादव के बीच से कोई नेतृत्व उभर कर नहीं आए। क्योंकि आज 90 के बाद से लगातार मुसलमानों का नेता कौन, तो वो जो क्वेश्चन, साइन ऑफ क्वेश्चन है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, उसमें कहीं से कोई दूसरा विकल्प तेजस्वी यादव और उससे पहले लालू यादव छोड़ना नहीं चाहते। मुसलमानों का नेता कौन, मतलब केवल और केवल लालू परिवार। यादवों का नेता कौन, मतलब कोई नहीं दूसरा तेजस्वी और लालू यादव के परिवार के अलावे। जबकि लगातार बिहार में अगर हम देखें तो मुसलमानों की ये तकलीफ रही है बिहार में कि मुसलमानों को आबादी के अनुसार उनके प्रोपोर्शनेटली, आनुपातिक रूप से उनको लड़ने के लिए सीटें नहीं दी जाती। RJD यादवों को तो लड़ाती है लेकिन मुसलमानों को नहीं लड़ाती, और जहां यादवों को लड़ाती है वहां मुसलमान
100% वोट देते हैं आरजेडी को, लेकिन जहां आरजेडी मुसलमान को एक तो कम लड़ाती है और जिनको लड़ाती भी है उनको उस मुस्लिम उम्मीदवार को यादवों का वोट नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा दुख का कारण है मुस्लिम मतदाताओं का। और उसी दुख के कारण पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि ओवैसी की पार्टी को सफलता मिली। सीमांचल में 5 विधानसभा सीटों पर उनकी जीत भी हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और बनते ही उनके 4 विधायकों को तोड़ लिया। दूसरा कारण आप देखिए, उसके बावजूद ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी यादव से मिन्नतें की। लालू यादव को चिट्ठी लिखी गई कि भाई आप अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो एआईएमआईएम को साथ रखिए। एक दूसरा, मुसलमानों को भी उनकी आबादी के अनुसार, मुसलमान आपको जब 100% वोट करता है तो आपको उनको कहीं ना कहीं एक निश्चित मंत्री पद मिलना चाहिए, आपके सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद दीजिए कम से कम, क्योंकि उनकी आबादी यादवों से भी अधिक है। तो ऐसी डिमांड्स जो है लगातार एआईएमआईएम की तरफ से किया गया। और इसका दुख भी है कि एक तो मुसलमान उम्मीदवार को यादव वोट नहीं देते, दूसरा फिर तेजस्वी यादव ने पार्टी तोड़ दिया, तो उसके बाद फिर एक तरह से अपमानित भी किया जब कहा कि भाई हमको रखिए गठबंधन में, तो गठबंधन में रखने को तैयार नहीं हुए। तो इन सब चीजों का एक रिएक्शन जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं के बीच है, मुसलमान समाज के बीच है कि एक तो टिकट नहीं देते, टिकट देते हैं तो जिता नहीं पाते, और जब ओवैसी गठबंधन करने का प्रयास करते हैं तो गठबंधन में स्वीकार नहीं करते। तो मतलब केवल मुसलमान मतदाता आरजेडी के लिए केवल झोला ढोए। तो ये सवाल जो है, और इन्हीं सवालों को लेकर ओवैसी ने भी हल्ला बोला है, एक तरह से अख्तरुल ईमान का भी ने भी हल्ला बोला है, आदिल हसन ने भी हल्ला बोला है। अब देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल है कि ओवैसी करते क्या है चुनाव में, कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इससे भी बड़ा यह है कि क्या ओवैसी साहब सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों पर ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे, या फिर बिहार के जो अन्य, जैसे ढाका, मैंने कहा कि ढाका में लगभग 35 से 40% मुस्लिम मतदाता हैं, तो ढाका जैसे और जो लगभग 2 दर्जन सीटें हैं बिहार में, वहां भी उम्मीदवार उतारेंगे असदुद्दीन ओवैसी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस फैक्टर का सबसे ये तो आसान सा गणित है कि सबसे ज्यादा असर कहां पड़ना है, किस पर पड़ना है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि लगातार 1990 में जब बिहार के मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, और साथ छोड़ने में 2 घटना जिम्मेवार था। एक घटना था भागलपुर का दंगा, और भागलपुर दंगा में सत्येंद्र नारायण सिंह की जो बिहार में सरकार थी, उस सरकार का रवैया, और दूसरा ये तो कारण था कांग्रेस से नाराजगी का। और दूसरा, और उसी एक बात मैं याद दिला दूं आज की पीढ़ी को कि उसी नाराजगी के कारण राजीव गांधी ने सत्येंद्र नारायण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। और मुसलमान मतदाताओं के बीच लोकप्रिय कांग्रेसी नेता तत्कालीन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। समय कम मिला, 3 महीना मिला डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को, इसलिए वो कोई परिवर्तन नहीं ला सके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर 6 महीने के बाद सितंबर आया। मार्च में लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, और सितंबर में सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक था, उसमें लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोका। लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, और उसी गिरफ्तारी के कारण लालू प्रसाद यादव की मुसलमान मतदाताओं के बीच स्वीकार्यता, ये प्लस पॉइंट, माने ये पॉजिटिव एक तरह से एफिलिएशन हुआ। तब से जो मुस्लिम मतदाताओं ने लालू प्रसाद यादव को अपना रहनुमा स्वीकार किया, वो लगातार एक तरफा प्यार मुसलमान मतदाता लालू प्रसाद की तरफ लुटाते रहे। उसके ये जानते हुए भी कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया उसका 25% काम भी लालू प्रसाद यादव ने नहीं किया था।
आप किसी अन्य वीडियो में मुद्दे पर जब हम बात करेंगे तो मैं गिनवा दूंगा नीतीश कुमार ने कितना काम किया और लालू प्रसाद यादव ने कौन कौन सा काम किया। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, लालू प्रसाद यादव भागलपुर दंगे के सबसे मुख्य अभियुक्त कामेश्वर यादव को अपने मंच पर बैठाया करते थे। केवल एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, केवल, और बताने की आवश्यकता नहीं है। और उस कामेश्वर यादव को सजा दिलाने का काम किसने किया? नीतीश कुमार ने किया था। कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो, चारदीवारी कराना हो, ये जितने भी काम थे वो सब किसी अन्य दिन गिनाएंगे हम। आज जो सवाल ये है कि उसके बाद से लेकर लगातार मुसलमानों ने आरजेडी पर, लालू प्रसाद यादव पर, लालू यादव के परिवार पर भरोसा किया। सिवान के शहाबुद्दीन एक टांग पर खड़े रहे लालू प्रसाद यादव को। जो बहुमत नहीं मिला 2000 में किसी को भी पार्टी को, तो सरकार कैसे बनेगी? नीतीश कुमार के साथ उन दिनों सूरजभान सिंह, अनंत सिंह जैसे लोग थे, राजन तिवारी जैसे लोग थे। तो लालू प्रसाद यादव के लिए सैयद शहाबुद्दीन एक टांग पर खड़े रहकर सरकार बनवाई राबड़ी देवी की। तो ऐसे कई उदाहरण है जिस दिया जा सकता है। उसके बावजूद जब शहाबुद्दीन का निधन होता है, लालू यादव मातम पुरसी के लिए भी नहीं जाते हैं, ना लालू यादव के परिवार से कोई जाता है। सिवान लोकसभा चुनाव का परिणाम आप देख चुके हैं, किन कारणों से हिना साहब की हार हुई। अगर वहां से राष्ट्रीय जनता दल इस बार भी एक यादव अवध बिहारी चौधरी को नहीं खड़ा करता तो हिना साहब चुनाव जीत सकती थी। लेकिन खैर, ये सब बातें किसी अन्य दिन। लेकिन ये जो परिस्थितियां मैंने बताई, इन परिस्थितियों में सबसे बड़ा जो एक तरह से की फिगर कह लीजिए आप, हिंदी में एक बाजीगर कह लीजिए, के रूप में असदुद्दीन ओवैसी होंगे इस चुनाव में। देखना है इस चुनौती से तेजस्वी यादव कैसे निपटते हैं, और चुनाव का जब परिणाम आएगा तो ओवैसी के पक्ष में परिणाम कितना बेहतर होता है। और अगर परिणाम अच्छा होता है तो फिर ओवैसी किंग मेकर होंगे, तो फिर ओवैसी के किसका रास्ता साफ करेंगे? क्या तेजस्वी का रास्ता साफ करेंगे या फिर किसी अन्य उम्मीदवार का समर्थन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का मिलेगा? क्योंकि संभावना यही है कि अगला विधानसभा त्रिशंकु होना है, ये 90% संभावना है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। हम इसी प्रकार से आपके समक्ष निष्पक्ष, निरपेक्ष राजनीतिक विश्लेषण लेकर आते रहेंगे, ये वादा है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।